गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 का मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे इतिहास में। ये आपका लेसन नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मुगल क्या है, मुगल कैसे आए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। देखिए, मुगल साम्राज्य में मतलब जो भारत देश था, भारत देश में किसी भी शासक के लिए कौन सा शासक? बाहरी शासक। जो लोग भारतीय थे, भारत देश में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ पर? मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में विविध प्रकार की संस्कृतियां देखिए, भारत देश में किसी भी शासक के लिए मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में विविध संस्कृतियां थी। वहां पर शासन कर पाना बहुत मुश्किल था, हाँ। एक तो भारत देश इतना बड़ा मध्यकाल में, और साथ ही साथ वहाँ की जो संस्कृतियाँ थी वो भी कैसी थी? विविध प्रकार की, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे। तो ऐसी जगह पर शासन कर पाना बहुत क्या था? मुश्किल था अन्य शासकों के लिए जो कि बाहर से आए थे। समझ में आया बच्चों? बाहर से जो था उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। वहाँ पर मुगलों ने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने क्या किया? साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। और इस कार्य को पूरा किया। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यानी भारत देश में किसी भी शासक के लिए मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में विविध संस्कृतियों की वहां पर शासन करना क्या था? बहुत मुश्किल था। लेकिन जो मुगल थे उन्होंने क्या करा? अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत क्या करा? उन्होंने यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना की। समझ में आया? लेकिन जो ये साम्राज्य थे वो कुछ ही अवधि तक चले, मतलब कम समय के लिए स्थापित हो पाए। ज्यादा समय तक वो भी क्या नहीं कर पा रहे थे? शासन नहीं कर पा रहे थे। कम समय के लिए ही शासन कर पा रहे थे। आगे देखो, 16वीं शताब्दी में 16वीं सदी के आसपास इन्होंने दिल्ली तथा आगरा से
अपने राज्य का विस्तार किया, विस्तार किया। 16वीं सदी के आसपास इन्होंने दिल्ली तथा आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया और 17वीं शताब्दी में लगभग 17वीं शताब्दी में लगभग सभी जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। समझ में आया बच्चों? क्या करा? 16वीं शताब्दी तक तो दिल्ली आगरा तक ही पहुंचे, लेकिन 17वीं शताब्दी में लगभग सभी जगह पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। समझ में आया बच्चों आपको? 17वीं शताब्दी तक संपूर्ण महाद्वीप में अधिकार रहा। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो भी विचार लागू किए, उन्होंने शासन के प्रचार के लिए जो भी विचार लागू किए वो किस लिए किए? वो राज्य के पतन के बाद ही टिके रहे। वे राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। पहले तो दिल्ली आगरा से शुरू हुए आना, उसके बाद में पूरे साम्राज्य स्थापित कर लिए सारे महाद्वीप पर, और उनका शासन के प्रचार के लिए जो भी विचार आया वो राज्य का उनका पतन हो गया था, तब तक भी क्या रहे थे? टिके ही रहे थे। समझ में आया बच्चों आपको? इस तरह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी, यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से महाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक, जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके बाद आने वाले शासक, उनके बाद आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। मतलब ऐसी धरोहर दे दी उन्होंने, राजनीतिक धरोहर, कि उनके जो बाद में भी आए शासक वो उससे अछूते नहीं रह सके। उन्होंने जो करा वो करा। आज भारत के प्रधानमंत्री, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मूलों के बनाए लाल किले पर
झंडा फहराते हैं। समझ में आया बच्चों? मतलब जो उन्होंने शुरुआत करी वो अब तक भी है। अब तक भी आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ 15 अगस्त आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, तो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुगलों के बनाए लाल किले पर ही क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। तो इसलिए वो क्या है, आने वाले जो शासक थे वो भी उससे अछूते नहीं रहे। समझ में आ गया? आगे देखिए, वहीं से संबोधित करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मुगल कौन थे। मुगल कौन थे इनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया कि मुगल किस प्रकार से आए और सबसे पहले कहाँ आए, उसके बाद में उन्होंने पूरे महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। अब है मुगल कौन थे। मुगल कौन थे, ये प्रश्न है एक तरीके से, इसके बारे में हम देखते हैं। मुगल दो महान शासक वंशजों के वंशज थे। मुगल दो महान शासक वंशजों के वंशज थे। मुगल जो महान शासक वंशों के वंशज थे। कैसे? माता की ओर से वे मंगोल शासक, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर, जो चीन व मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे। समझ में आ रहा है? माता की तरफ से वो मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक, पिता की ओर से वे ईरान, इराक और इराक, वर्तमान तुर्की पर भी उनका क्या था, पिता की ओर से राज्य था। देखिए, तुर्की और शासक तैमूर के वंशज थे, और शासक तैमूर के वंशज थे। समझ में आया बच्चों? ये है प्रश्न, मुगल कौन थे। देखो, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, वहाँ के उत्तराधिकारी थे वो थे। और पिता की ओर से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। मतलब माता और पिता दोनों की तरफ से था इनका सामंजस्य, तभी क्या कहलाए, मुगल कहलाए। क्या कहलाए? मुगल कहलाए। माता और पिता की तरफ से मिलके ये मुगल कहलाए। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन
अपने को मुगल तथा मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। ना तो वो अपने आप को मुगल कहलवाना चाहते थे, ना ही वो मंगोल कहलाना चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब ये माना जाता था कि जो चंगेज खान था उसने क्या करा था, कईयों को मारा था, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा गया था कि उसने क्या किया था, नरसंहार किया था। क्या किया था? नरसंहार किया था। इसलिए चाहते ही नहीं थे कि वो क्या कहलाए, मंगोल या मुगल कहलाए। मतलब मंगोल का शासक था ना, इसलिए इनको मुगल कहा जाता था, मंगोल कहा जाता था, पर वो चाहते ही नहीं थे, ठीक है। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतिवेदों से भी संबंध थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। मुगल ये चाहते, जब ये कहा जाता था कि वो तैमूर के वंशज है तो उनको अच्छा लगता था। क्या लगता था? अच्छा। क्यों? क्योंकि जो मंगोल शासक था वो तो उसके बारे में तो कहा गया था कि वो क्या है, उसने नरसंहार किया, लोगों को बिना बात ही मारा, इसलिए वो नहीं चाहते थे। लेकिन वो तैमूर के बारे में कहते थे कि अगर हमें कोई तैमूर के वंशज कहेंगे तो हम क्या होंगे, उस चीज को मान लेंगे। मतलब उससे वो खुश थे। और ज्यादा इसलिए क्योंकि कब, देखिए 1398 में उनके जो पूर्वज थे उन्होंने इस पर दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। जो तैमूर के वंशज थे उन्होंने 1900 में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था, 39 में, 1398 में, ठीक है। इसलिए क्या हुआ था, 1398 में जब आक्रमण किया था दिल्ली के ऊपर, तो दिल्ली उनके अधीन हो गया था। इसलिए वो चाहते थे कि वो क्या कहलाए, तैमूर के वंशज कहलाए। समझ में आया आपको? तो ये था मुगल कौन थे, मुगलों के बारे में आपको बताया। चैप्टर अलग है आपके लिए बच्चों, लेकिन अच्छा चैप्टर है, पढ़ोगे तो समझ में आता जाएगा। अब आता है मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम मुगल शासक बाबर, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530, 1526 से 1530 ने जब 1526 से 1530 में जब 1494 में फरगना पर अपना राज्य स्थापित किया, जिसने बाबर ने तो उसकी उम्र केवल 14 वर्ष। कितने वर्ष थी? 14, ठीक है। बाबर मुगल शासक था। 14 वर्ष की उम्र में उसने 1494 में फरगना राज्य स्थापित किया, मतलब वहाँ का उत्तराधिकारी बना। कहाँ का बना? फरगना का उत्तराधिकारी बना। कब बना? 1494 में बना। मंगोलों की दूसरी शाखा मंगोलिया
मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण, मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है। मुगल सेना में प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 फरगाना में अपना राज्य स्थापित किया और 14 वर्ष की उम्र मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे क्या करना पड़ा, अपनी पैतृक गद्दी भी छोड़नी पड़ी। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? ठीक है ना। देखिए उसके बाद देखो बच्चों, सब बच्चे अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए जो भी करवाया जा रहा है, ताकि समझने में बाद में भी आसानी हो। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर क्या हुआ, कई वर्षों तक भटका। उसके बाद उसने काबुल पर काबुल पर 1504 में अधिकार कर लिया। जब उज़्बेकों का आक्रमण हुआ तो उसको वहां से हटा दिया गया। काफी वर्षों तक वो इधर उधर भटकता गया और 1504 में उसने क्या कर लिया, काबुल पर अधिकार कर लिया, यानी उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को उसने में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए 14 वर्ष की उम्र में बाबर फरगाना नामक स्थान का उत्तराधिकारी था, वहाँ का राजा बना। उसके बाद में उसने क्या करा, उज़्बेकों ने वहाँ पर क्या कर लिया, आक्रमण कर दिया, उसको राजगद्दी से हटा दिया। अनेक वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा, सैन्य सामग्री इकट्ठी करी उसने, सैनिक इकट्ठे करे। उसके बाद उसने काबुल पर 1504 में अधिकार कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली तथा आगरा अपने अधिकार में कर लिए। उस समय लोधी वंश का शासक था जब बाबर भारत आया था। तो 1526 में उसने क्या करा, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे हम देखेंगे मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं।
अभियान और घटनाएं। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आता है बाबर। बाबर नोट करते जाना बेटा। बाबर कब से कब तक? 1526 से 1530 तक। समझ में आ रहा है? 1526 से लेकर के 1530 तक। 1526 में क्या किया इन्होंने? 1526 में इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में हराया। साथ ही अफगानी जो थे, जो कि इसके समर्थक थे, इसके लोधी के, उनको भी हराया। समझ में आया? 1526 में किया। उसके बाद में देखिए 1527 में खानूबा में राणा सांगा को क्या करा? राणा सांगा और राजपूत राजाओं खानवा यानी खानवा का जो युद्ध हुआ था, राजपूत राजाओं तथा उनके समर्थकों को हराया। सभी बच्चे नोट डाउन करते जाएं जिस तरह से बताया जा रहा है। ठीक है, पहला बाबर चल रहा है अपना। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। हाँ, सभी बच्चे नोट करिए। राजपूतों को हराया 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। इसके बाद में देखिए अपनी मृत्यु, जब इसकी मृत्यु हुई, अपनी मृत्यु के पहले इसने दिल्ली तथा आगरा पर अपना नियंत्रण कर लिया था। ठीक है ना बच्चों? देखो पानीपत के युद्ध में तो इब्राहिम लोधी को हरा दिया। उसके बाद में जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा राजपूत राजा जो भी समर्थक थे उनको 1528 में क्या हुआ? चंदेरी में युद्ध हुआ, उसमें भी इसने क्या करा? राजपूतों को हराया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ। अब इसके बाद में नियंत्रण सबसे पहले मृत्यु से पहले इसने क्या कर लिया था? दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था। अब आपके सामने दूसरा आता है हुमायूं। बाबर के बारे में पढ़ लिया हमने। बाबर कब से कब तक था? 1526 से लेके 1530 तक। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में देखिए हुमायूं। हुमायूं के बारे में देखेंगे हम। 1530 से 1540, 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 तक। ठीक है, ये हुमायूं का कार्यकाल था। यहाँ से यहाँ तक 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर के 1556 तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत
पिता की वसीयत के अनुसार बंटवारा किया। बंटवारा किया, जो भी उसके और अन्य भाई थे उसने आपस में क्या करा, बंटवारा किया। उसके पिता ने जो भी वसीयत लिखी थी उसके अनुसार। उसके बाद में देखो, प्रत्येक भाई को उसने एक एक प्रांत दिया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दे दिया। समझ में आ रहा है? एक एक प्रांत दे दिया, ठीक है। जब उसकी पिता की मृत्यु हो गई, उसकी वसीयत में यही लिखा हुआ था। लेकिन जो उसका भाई था कामरान, जो कामरान था, उसकी महत्वाकांक्षा अधिक थी, मतलब अधिक लालची था, वो अधिक शासन करना चाहता था अधिक चीजों पे। तो उसने क्या करा, उसने अपने जो भी प्रतिद्वंदी थे, यानी उसके क्या बन गए, हुमायूं के कई प्रतिद्वंदी बन गए। प्रतिद्वंदी बनने के कारण क्या हुआ, वो किसके सामने फीका पड़ गया, कामरान के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि उसके भाई की महत्वाकांक्षा अधिक थी। हुमायूं को 2 बार हराया गया। देखो, हुमायूं को 2 बार हराया गया। मतलब जब महत्वाकांक्षी था इसका भाई, इसके साथ उसने युद्ध किया और उसको 2 बार हराया गया। कब कब? 1539 में चौसा में, चौसा के युद्ध में, चौसा में, और 1540 में कन्नौज में, 1540 में कन्नौज में। समझ में आ रहा है? कन्नौज में हराया, चौसा और कन्नौज में, दोनों में क्या हो गई, इसकी हार हो गई। और उसके बाद में इसे ईरान की ओर भागने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि अब तुम कहाँ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ईरान की तरफ चले जाओ। उसको बाध्य कर दिया गया कि आप कहाँ चले जाओ, ईरान की तरफ चले जाओ, ठीक है। और ईरान में, इसको ईरान भेज दिया गया। ईरान में क्या हुआ, ईरान में हुमायूं के सफावी शाह की मदद ली। ईरान में हुमायूं ने सफाविद खां की मदद ली। और उसके बाद में क्या हुआ, मदद लेने के बाद में वापस 1555 में पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर क्या हुआ, आक्रमण किया, परंतु अगले वर्ष यानी कि 1556 में इमारत दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, हुमायूं की। कोई कहता है सीढ़ियों के गिरने से हुई थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकार यही कहते हैं कि कोई इमारत दुर्घटना हुई थी जिसके कारण क्या हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब उसके बाद में हम अकबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आगे अन्य शासकों के बारे में फिर हम कल जानेंगे। थोड़ा सा अकबर के बारे में आपको मैं जानकारी दे देती हूँ। देखिए बच्चों, हुमायूं की मृत्यु के बाद में
अकबर 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना। अकबर कब बना? अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में क्या बना था? सम्राट बन गया था। लेकिन वो साम्राज्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकता था, इसलिए जो सेनापति था, कौन? बैराम खां। जिनका नाम क्या था? बैराम खां था। उन्होंने इनकी क्या करी थी? संरक्षक के रूप में बैराम खां ने इनको देखा था। 1556 से 1570 तक अकबर बैराम खां के संरक्षण में था। बैराम खां के संरक्षण में था। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में 1556 में उसको क्या बना दिया गया? सम्राट बना दिया गया। और 1570 तक वो बैराम खां में इसके संरक्षण में था। और अपनी घरेलू सेना से क्या हो गया? अपनी घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। जो उसके घरेलू कर्मचारी से उससे क्या हो गया था? वो स्वतंत्र हो गया था। उसने अपने सूरी और अन्य उपकरण के निकटवर्ती राज्यों मालवा और गढ़वाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और इज्बेकों से इज्बेकों का क्या करा? विद्रोह किया। उसने अपने सौतेले भाइयों और उज्बेकों का विद्रोह किया। विद्रोह किया। मालवा पे भी क्या करा? उसने अधिकार किया। किसने किया? अकबर ने मालवा पर भी अपना अधिकार कर लिया और कई सैन्य अभियान भी चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार किया और में रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक है, ये किसने कार्य किए? अकबर ने किए। अधिकार कर लिया और 1570 से लेकर के और 1585 तक मध्य गुजरात में अपना अधिकार जमाया। लिखते जाओ बच्चों, सब ये संधि लिखना सभी बच्चे। और 1585 से 1605 तक
हो गया, मतलब भारत देश में अधिक समय तक फैल गया, अधिक सीमाओं तक क्या हो गया, अकबर का साम्राज्य फैल गया। ठीक है, और उसने कांधार पर, कश्मीर पर सबको अपने राज्यों में मिला लिया, यानी पूरे भारत पर अकबर का अधिकार हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाबर, आज हमने पढ़ा मुगल कौन थे। ठीक है, मुगलों का सैन्य अभियान पढ़ा, मुगलों के बारे में पढ़ा, बाबर पढ़ा, उसमें हमने हुमायूं पढ़ा और अकबर पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसी टॉपिक के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपकी कोई भी समस्या हो या कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।